आज का पहला क्वेश्चन है कि पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को किस नाम से जानते हैं। जो आपका पश्चिमी घाट है उसका जो उत्तरी भाग है उसको हम किस नाम से जानते हैं। कोरोमंडल, मालाबार, कोंकण, उत्तरी सरकार तट। तो आंसर यहां पर क्या रहेगा, इस क्वेश्चन का आंसर आपका रहेगा कोंकण तट। यानी कि पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को कोंकण तट के नाम से हम लोग यहाँ पर जानते हैं। और इसका विस्तार जो है, कोंकण तट का विस्तार जो है वह गुजरात से गोवा तक है। ठीक है। और इसके दक्षिण की बात करेंगे, आगे हम लोग बढ़ते जाएंगे तो फिर आपके अन्य यहाँ पर आपको पड़ जाएगा, आपके जो अन्य सारे यहाँ पर तट हैं। ठीक है। आपको इन सबके बारे में पता रखना कि कोरोमंडल, मालाबार, उत्तर सरकार सबके बारे में, क्योंकि पेपर में आता है। तो पश्चिमी घाट की उत्तरी भाग को हम किस नाम से जानेंगे, उसे हम लोग बोलेंगे कोंकण तट को बोलेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा यहाँ पर दिया गया है, वह प्रोग्राम जो किसी व्यक्ति द्वारा पढ़ा जा सके उसे हम लोग क्या बोलेंगे। वह प्रोग्राम जो किसी व्यक्ति द्वारा पढ़ा जा सके उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम बोलेंगे, ठीक है, यानी कि ह्यूमन कोड, कैप्चा, जिसको हम लोग कैप्चा बोलते नहीं है। अगर आप कुछ भी काम कर रहे होते तो कैप्चा आपसे मांगता है। ठीक है, उसे हम लोग बोलते हैं ह्यूमन कोड, कैप्चा कहते हैं इसको। ठीक है। समाचार पत्र का केसरी है, इसका संपादन किसने किया था। समाचार पत्र का केसरी है, केसरी की हम लोग बात करेंगे, पेपर में बहुत बार पूछा गया है, बीजी तिलक जी रहेंगे। क्या रहेगा आपका, बीजी तिलक। ठीक है। तो समाचार पत्र केसरी का संपादन बीजी तिलक जी यानी कि बाल गंगाधर तिलक जी ने किया। इस बात को यहां पर आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। दूसरी बात यहां पर है कि भाषा कौन सी आपकी है, तो यह आपका मराठी भाषा में प्रकाशित होता था। भाषा कौन सी थी आपकी, मराठी भाषा। ठीक है। आगे देखेंगे, दांडी यात्रा की शुरुआत महात्मा गांधी ने कहां से किया। अगर हम दांडी यात्रा की बात करेंगे, ये दांडी से किया, पोरबंदर से किया, अहमदाबाद से किया या साबरमती आश्रम से किया। आंसर आएगा साबरमती आश्रम। एक बात यहां पर आपको ध्यान में रखना है, दांडी मार्च का शुरुआत होता कब है, तो इसका शुरुआत होता है 12 मार्च। 12 मार्च। ठीक है। वर्ष होता है आपका 1930। 12 मार्च 1930 को यहां पर इसका शुरुआत होता है साबरमती आश्रम गुजरात से। ठीक है। इस बात को आपको यहां पर ध्यान में रखना है। अकाल तख्त के निर्माणकर्ता इनमें से कौन सिख गुरु थे, तो कौन से यहां पर सिख गुरु थे, आपको यह बताना है। अकाल तख्त का निर्माण गुरु यहां पर थे हरगोविंद जी, इनके द्वारा यहां पर कराया गया था। तो गुरु रहेंगे हरगोविंद जी। ठीक है। आगे बात करेंगे, भारत के समुद्री मार्ग का खोज किसने किया। तो भारत का जो समुद्री मार्ग है उसका जो खोज है वो यहाँ पर किसके द्वारा किया गया। आंसर आपका रहेगा वास्को डिगामा। ये 17 मई 1498 को आता है कालीकट में। ठीक है। ये सारे आपके एक तरीके से सब लुटेरे होते हैं, बस लूटने के उद्देश्य जाते हैं। तो 17 मई 1498, कहीं कहीं पर आपको इसका 20 मई 1498 भी डेट देखने को मिलेगा। भारत में पहली बार अंग्रेजी व्यापारिक कंपनी कहां खोला गया, तो अंग्रेजी जो व्यापारिक कंपनी है वो भारत में अंग्रेजों ने कहां पर खोला, तो ये खोलते हैं यहां पर सूरत में। आंसर रहेगा 20 का क्या रहेगा, सूरत रहेगा। ठीक है। तो भारत में पहली जो व्यापारिक कंपनी है वो अंग्रेजों के द्वारा कहां पर खोलेगी, सूरत में। ठीक है। आगे देखेंगे, बेगम हजरत महल 57 की क्रांति में किस स्थान से संबंधित रहे। इनका स्थान कौन सा है, कहां से इनका संबंध है, आपको ये बताना है। तो जब भी यहां पर हम लोग संबंध की बात करेंगे तो आपका संबंध इनका रहेगा लखनऊ से। आंसर आपका क्या रहेगा इसका, लखनऊ। ठीक है। गांधी जी के द्वारा क्रियान्वित प्रथम सत्याग्रह जो नील किसानों से संबंधित रहा, इससे जुड़ा स्थल कौन सा है। तो कौन सा स्थल से इससे जुड़ा हुआ है, आपको ये बताना है। चंपारण, चोरी चौरा, बारदौली या साबरमती। सिंपल आंसर आपका रहेगा, यानी कि नील की जब भी हम बात करेंगे तो बिहार चले जाओगे, बिहार में क्या आपका रहेगा, चंपारण जगह का नाम है। तो गांधी जी के द्वारा क्रियान्वित प्रथम सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह था। ठीक है। और यह नील किसानों से संबंधित था और यह आपका हुआ था 1917, वर्ष आपका था 1917 वाला। ठीक है। मतलब किसान जो है काफी परेशान थे, नील की खेती से उनको फायदा नहीं होता था, बहुत ज्यादा उनका नुकसान हो रहा था, खेती बर्बाद हो रही थी। तो नील किसानों की समस्या को देखते हुए राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को चंपारण बुलाया और यहां पर अंग्रेजों का लगातार 3 कठिया प्रथा लागू था। ठीक है।
तो जो कि नील के किसानों के लिए यहाँ पर बहुत ही घाटे का सौदा साबित हो रहा था। गीत गोविंद यहाँ पर किसका कृति है? गीत गोविंद यहाँ पर किसने लिखा, आपको ये बताना है। ये किसका है? तो ये आपका है जयदेव का। इसका आंसर आपका ऑप्शन ए रहेगा, यानी कि आपका किसका है? ये आपका है जयदेव का। ठीक है। शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ? शिवाजी की हम लोग बात करेंगे, यानी कि 1674। आंसर आपका इसका बी रहेगा। आगे बात करेंगे, हमारे सौर मंडल का कौन सा ग्रह आकार में पृथ्वी के समान है? पृथ्वी के समान है आकार में। हमारे सौर मंडल में अवस्थित शुक्र ग्रह का आकार पृथ्वी के समान है, इसीलिए हम लोग इसे पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। ठीक है। ये आपका चमकीला और सबसे गर्म ग्रह भी है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। इसे सांझ का तारा और भोर का तारा भी कहा जाता है। आंसर आपका रहेगा शुक्र। टुंड्रा है, ये क्या है आपको ये बताना है। तो ये आपका एक शीत मरुस्थल, क्या रहेगा? शीत मरुस्थल, टुंड्रा। आंसर आपका सही हो जाएगा। वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या बोलते हैं? आपका जो वायुमंडल है उसका जो सबसे निचली परत है उस परत को क्या बोलते हैं? एग्जाम में बहुत बार आता है, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन आपका है। इसे हम लोग बोलते हैं क्षोभ मंडल कहते हैं। तो वायुमंडल की जो सबसे निचली परत है उसे हम लोग बोलते हैं क्षोभ मंडल कहते हैं। ठीक है। और इसका विस्तार ध्रुवों पर 8 किलोमीटर ऊंचाई और भूमध्य रेखा पर 18 किलोमीटर की ऊंचाई होता है। मौसम संबंधी जो भी आपकी घटनाएं होती है ना, वो सारी आपकी इसी मंडल में होती है, जिसे हम लोग बोलते हैं क्षोभ मंडल। आगे बात करेंगे, भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? अगर हम भारत की सबसे ऊंची पठार की बात करेंगे इन ऑप्शन के अनुसार, तो भारत का सबसे ऊंचा पठार लद्दाख का पठार है। कौन सा पठार आपका रहेगा? लद्दाख का पठार। हम लोग क्योंकि भारत की बात कर रहे हैं। ठीक है। इसके अलावा एक बात यहां पर और आपको ध्यान में रखना है, अगर हम विश्व का सबसे ऊंचा पठार की बात करेंगे तो आपका रहेगा पामीर का पठार। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? जो आपका प्रायद्वीपीय भारत है उसके जो सबसे लंबी नदी है वो यहाँ पर कौन सी है? सबसे लंबी नदी किसका, कौन सा? प्रायद्वीपीय भारत का। कई बार पूछा गया आपके पेपर में। आंसर आपका रहेगा गोदावरी। अगला है कि मातृ देवी की पूजा किस सभ्यता से संबंधित थी? मातृ देवी की यहाँ पर बात की गई है, तो मातृ देवी की पूजा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित थी। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है अगला, राजस्थान के माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस धर्म के अनुयायियों के द्वारा निर्मित किया गया था? तो कौन से धर्म के अनुयायी इसको यहाँ पर निर्मित किए थे, आपको ये बताना है। आंसर सिंपल सा, बहुत आसान सा इसका रहेगा, यानी कि जैन आपका रहेगा। राजस्थान के माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा का जैन मंदिर जैन धर्म के अनुयायियों के द्वारा इसको निर्मित किया गया था। तो जैन धर्म की आपके रहेगी अनुयायी। ठीक है। अगला आपका कि पानामा नहर किन दो सागर महासागरों को यहाँ पर जोड़ता है? कौन सा आपका यहाँ पर है? पानामा। अब पानामा की अगर यहाँ पर हम बात करेंगे, ये भी काफी आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका रहेगा, यानी कि अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर। अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर, पनामा नहर। ठीक है, एग्जाम में कई बार आया है। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट से संबंधित नहीं है? पश्चिम के तट से संबंध नहीं रखता है। तो सिंपल सा आपका जो तूतीकोरिन है ये भारत के पश्चिमी तट से इसका संबंध नहीं है, यह पूर्वी तट का बंदरगाह है और ये पड़ता है आपका तमिलनाडु में। आगे बात करेंगे, दिल्ली में सर्दियों के टाइम पर जो वर्षा होती है उसका वजह क्या है? किस वजह से दिल्ली में जो है सर्दियों में जो वर्षा होती है उसका क्या वजह है, उसका क्या रीजन है? तो यहाँ पर होता है पश्चिमी विक्षोभ होता है, उसकी वजह से पर ये पानी गिरता है। ठीक है। तो दिल्ली में सर्दियों के समय होने वाली जो वर्षा है वो आपका पश्चिमी विक्षोभ की वजह से होता है, क्योंकि सर्दियों में यहाँ पर कम दबाव का क्षेत्र बन जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि भूमध्य सागर से चलने वाली जो हवाएं हैं इस क्षेत्र की तरफ आ जाती हैं और आर्द्रता ग्रहण करती हैं और वर्षा करती हैं। ठीक है। ओके फजील, आपका आंसर ठीक है। आगे देखेंगे, सामूहिक उपभोग का मतलब क्या है? नंबर क्वेश्चन आपका है 22। सामूहिक उपभोग का मतलब क्या है? सामूहिक उपभोग, तो सामूहिक उपभोग का मतलब है घरेलू खपत, घरेलू खपत। ठीक है। राष्ट्रीय आय को किस नाम से जाना जाता है? राष्ट्रीय आय की अगर यहां पर हम बात करेंगे, ये आपका मॉक टेस्ट में आपका क्वेश्चन दिया गया है, इंपोर्टेंट पेपर में आता है, डिटेल में हम इस पे अलग से बात करेंगे। ठीक है, ट्रेड वाली क्लास में अलग से करेंगे तो वहां पर हम इसको डिस्कस करेंगे।
अब देखो यहाँ पर राष्ट्रीय आय को और किस नाम से जाना जाता है, तो सिंपल सा एनएनपी यानी कि साधन लागत पर। राष्ट्रीय आय को हम एनएनपी साधन लागत पर के रूप में भी जानते हैं, अर्थात साधन लागत पर नेट नेशनल प्रोडक्ट को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। आंसर आपका यहाँ पर सी रहेगा। भारत के राज्यों के लिए राजस्व का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? सर्वाधिक जो आपका महत्वपूर्ण स्रोत है वो क्या है? तो भारत में राज्यों के लिए अगर हम राजस्व की बात करते हैं, सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण स्रोत आपका है बिक्री कर। ठीक है, ऑप्शन के अनुसार आपका बिक्री कर हो जाएगा। बाकी यहां पर अगर हम देखेंगे तो यह राज्यों द्वारा वस्तुओं की बिक्री पर लगाते हैं। ठीक है, और आयकर एवं कंपनी कर ये लगाता है केंद्र लगाता है। उत्पाद शुल्क राज्य और केंद्र दोनों लगाते हैं। तो फिर आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किस देश वर्ष निम्न में से किस वर्ष भारत G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? ये करेगा वर्ष 2022 में। ये कब करेगा? ये करेगा वर्ष 2022 में। ठीक है, अगला आपका कि कार्डेमम पहाड़ियां किस पर्वत श्रृंखला में आपका स्थित है? इलाची। ये आपका बहुत एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पेपर में बहुत बार पूछा गया है, कई बार आपका बार बार रिपीट हुआ है। ठीक है, अब यहां पर देखेंगे इलायची या कार्डेमम पहाड़ियां भारत की ये पश्चिमी घाट की पर्वतमाला की पहाड़ियां हैं। कौन सा? पश्चिमी घाट। तो आंसर आपका इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, राज्यसभा की पदेन सभापति कौन होते हैं? अगर हम लोग राज्यसभा की बात करेंगे तो उसके जो पदेन सभापति हैं वो कौन होते हैं? ये आपका एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है जिसका आंसर आप सभी को बहुत अच्छे से पता होगा। भारत के उपराष्ट्रपति। मस्तिष्क किसके साथ मिलकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की स्थापना करता है? अब यहां पर देखेंगे तो आपका आंसर रहेगा ऑप्शन इसका आपका हो जाएगा सी, यानी कि मेरु रज्जु। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया 29। ये आपके पेपर में बहुत बार पूछा गया है और ये काफी एक अलग ही टाइप का आपका ये बीमारी है। ठीक है, ये काफी खतरनाक टाइप की बीमारी है और एकदम अलग टाइप का है। ठीक है, इस रोग में क्या होता है कि व्यक्ति जो है लाल और हरे रंग में अंतर पता नहीं कर पाता है। ठीक है, और यह रोग एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होता रहता है। तो बड़ा खतरनाक टाइप का सिस्टम इसका भी है। ठीक है, यानी कि ये अनुवांशिक वाला सिस्टम चलता है यहाँ पर। चीनी यात्री फायन किस शासक के टाइम पर भारत आता है? यह आपके पेपर में कई बार आया है, तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका ये बनेगा, ध्यान रखिएगा इसको। चीनी यात्री अगर हम बात करेंगे फायन, तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पर आता है। किसके टाइम पर आता है? ये चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पर आता है। एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है, तो इंपोर्टेंट रहेगा। ठीक है, भारत के संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत सशस्त्र बलों के मौलिक अधिकार विशेष रूप से प्रतिबंधित हो सकते हैं? यानी कि आर्टिकल नंबर 33, आर्टिकल नंबर 33। ठीक है, 33। अगला है कि संपत्ति की अधिकार की वर्तमान परिस्थिति क्या है? अगर हम संपत्ति की अधिकार की बात करेंगे तो यह आपका रहेगा वैधानिक अधिकार है। एक बात आपको पता होगा कि पहले ये था मूल अधिकार में, लेकिन बाद में इसको बना दिया गया यहां पर वैधानिक अधिकार। तो 44 नंबर का आपका होता है संशोधन, 44वें नंबर का होता है संशोधन, और जिसके तहत क्या होता है, जिसके तहत इसको मूल अधिकार से हटाया गया और इसको आर्टिकल नंबर 300 का में रख दिया गया। इसको एक कानूनी अधिकार बना दिया गया, ना कि मौलिक अधिकार। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका यहां पर दिया गया अगला। अब यहां पर क्या बोला गया है? भारत के संविधान के अंतर्गत नीति निर्देशक सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य क्या है आपको ये बताना है। मुख्य उद्देश्य की बात करेंगे तो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। आंसर आपका यहाँ पर ये हो जाएगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, हिंद महासागर कृत्रिम रूप से किस नहर के माध्यम से भूमध्य सागर से जुड़ा है? तो ये भी आपका महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, अब हिंद महासागर यानी कि लाल सागर कृत्रिम रूप से स्वेज नहर के माध्यम से भूमध्य सागर से जुड़ा हुआ है। इसका निर्माण जो है फ्रांसीसी इंजीनियर के द्वारा यहाँ पर उनकी देखरेख में किया गया। तो आंसर क्या है यहाँ पर आएगा स्वेज नहर। ठीक है, आगे देखेंगे गुट निरपेक्षता से क्या मतलब है? इसका क्या तात्पर्य? गुट निरपेक्षता यानी कि शक्ति पुंजों से तटस्थता। आंसर आपका बी हो जाएगा। भारत राष्ट्र संघ का सदस्य कब बनता है?
भारत राष्ट्र संघ का सदस्य कब बनता है? तो भारत जो है संयुक्त राष्ट्र का सदस्य 1945 का बनता है। ये बनता है 1945 में। विश्व व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो विश्व व्यापार संगठन है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो विश्व की व्यापार की मात्रा में वृद्धि करना और प्रतिबंधों की समाप्ति। ठीक है, आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार खेल क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए दिया जाता है? तो कौन सा यहां पर देते हैं प्रशिक्षण के लिए? आंसर आपका रहेगा द्रोणाचार्य पुरस्कार देते हैं। पेपर में केवल पूछा गया, इंपोर्टेंट आपका है। आगे देखेंगे अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज किसके द्वारा दिया जाना आरंभ हुआ? तो ये अर्थशास्त्र का जो नोबेल प्राइज है ये कौन देता है, किसके द्वारा ये दिया जाता है? तो आंसर यहां पर क्या रहेगा इस क्वेश्चन का, इंपॉर्टेंट है, स्वीडिश सेंट्रल बैंक। नंबर करेगा बी, स्वीडिश सेंट्रल बैंक। ठीक है, अगला आपका स्पेल ऑन द टाइगर पुस्तक का लेखक का नाम बताना है। आंसर रहेगा शायद माउंट गोमरी। ये भी आपका रहेगा महत्वपूर्ण यहां पर क्वेश्चन। आगे देखेंगे वीर सावरकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो डॉट डॉट में स्थित है वो एक अधिकृत आव्रजन चेकपोस्ट के रूप में घोषित किया गया। चार आंसर आपके सामने दिया गया है। पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप। संघाई कोऑपरेशन संगठन में कौन कौन सा देश आपका शामिल है? इन ऑप्शन के अनुसार क्या टिक करोगे? तो चाइना है, रसिया है, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान और किर्गिस्तान, ये सारे आपके शामिल है। ठीक है, चाइना है, रसिया है, कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, तजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, ये सारे देश आपके शामिल है। ठीक है, आंसर सिंपल सा आपका इसका ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, इसमें ईरान नहीं आता है। ठीक है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? दूरी की बात करेंगे, दूरी मापने वाला, तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है उसे हम लोग पारसेक बोलते हैं। पारसेक, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है आपकी? पारसेक है। ठीक है, विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? इसका नाम है पायरिडॉक्सिन। ऑप्शन आपका इसका बी रहेगा, पायरिडॉक्सिन रहेगा। ठीक है, अगला है कि 45 देखिए, गति के नियम का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया या किसके द्वारा किया गया? तो गति के नियम का जो प्रतिपादन है वो न्यूटन ने किया था। किसने किया था? यहाँ पर न्यूटन ने किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका यहां पर है अगला, डीटीपी का पूरा नाम क्या है? कभी कभी बहुत बेसिक सा क्वेश्चन पूछ लेता है, तो इसका रहेगा डेस्कटॉप पब्लिशिंग। आंसर इसका हो जाएगा। देखिए, पब्लिकेशन के लिए आपका पब्लिकेशन के क्षेत्र में ये इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, दवा व खाद्य पदार्थों के संरक्षण आदि से किस अम्ल का प्रयोग होता है? दवा और खाद्य पदार्थ अगर उसका करना संरक्षण, किस अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है? तो बेंजोइक अम्ल का इस्तेमाल करते हैं। कौन सा? बेंजोइक अम्ल। ठीक है, और सिट्रिक अम्ल का प्रयोग धातुओं को साफ करने में, फार्मिक अम्ल का प्रयोग जीवाणुनाशक के रूप में करते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन आपका कि संविधान किस डेट को पूर्णतया बनकर तैयार हुआ? तो ये पूर्णतया बनकर कब तैयार होता है? ठीक है, आपको पता है कि ये 26 नवंबर 1949 को ये पूर्णतः बनकर तैयार होता है। और इसकी कुछ धाराएं इसी समय से लागू हो गई थी, लेकिन ये पूरी तरीके से लागू होता है 26 जनवरी 1950 को ये पूर्णतया लागू होता है। ठीक है, आगे बात करेंगे भारत में राजनीतिक शक्ति का मुख्य स्रोत क्या है? तो मुख्य स्रोत आपकी है भारत की जनता। भारत की जनता क्या है? मुख्य स्रोत है। ठीक है, लेकिन चुनाव के टाइम पर, चुनाव के बाद फिर भारत की जनता यहाँ पर पावर होता है और किसी के हाथ में। ठीक है, जनता से देखती है। शिक्षा शब्द किससे संबंधित है? शिक्षा का संबंध किससे है? तो आपका रहेगा ये समवर्ती सूची से इसका संबंध रहेगा, क्योंकि पहले तो ये जो है समवर्ती सूची का भाग नहीं था, लेकिन बाद में किया गया। तो शिक्षा आपका ये समवर्ती सूची से इसका संबंध है। पहले ये राज्य सूची का विषय था, लेकिन परंतु फिर क्या होता है 42 नंबर का होता है संशोधन, और इसको जो है समवर्ती सूची में डाल दिया गया। इसमें केंद्र और राज्य दोनों कानून यहाँ पर जो है
बना सकते हैं। तो ये हो गए आपके 50 क्वेश्चन।